मैम असाइनमेंट डिस्कस। हाँ बोलिए। सबमिशन का क्या डेट है असाइनमेंट का? के सबमिशन का डेट क्या है? 30 जून था मैम। 30 जून। अच्छा अभी है। ठीक है बताओ, 1 मिनट भेजा है आपने? यस मैम। मैम कुछ बनाया मैंने भी। What are the most important quality research process? अच्छा ये तो हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं ना। मोस्ट कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन बाहर से है मैम, क्योंकि जैसे सैम्पलिंग वो सब तो मैम पढ़े नहीं अभी। सैम्पलिंग वगैरह नहीं पढ़े? यस मैम। सैम्पलिंग का अगर रहेगा ना तो फिर अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन सैम्पलिंग से है तो पहले वो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम, सैम्पलिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही है। और सैम्पलिंग असाइनमेंट 2 में तो बहुत ज्यादा ही, 1 में तो उतना नॉर्मल ही है, एक्सप्लोरेटरी है। यस मैम। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 तो दिख रहा है मुझे। That can be attributed to sources of other than sampling. They can be. मैंने ठीक किया नॉन सैम्पलिंग एरर। Other than sampling, that means non-sampling error. यस मैम, मैंने सी को टिक किया। Not मैम डेप्थ इंटरव्यू तो बोथ है, 1-on-1 इंटरव्यूज। one depth interview. किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? 17। 17 depth interview are like focus group in all the following ways except both are unstructured, both are direct ways of obtaining, both are qualitative, except पूछ रहा है ना, except both are one-to-one interview. One-to-one तो interviews नहीं है। यस मैम। तो और एक 16 है मैम, आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। फोकस ग्रुप ना मैम। फोकस ग्रुप मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल रहा है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट यस मैम। इंटरव्यू प्रोजेक्टिव टेक्निक और एसोसिएशन टेक्निक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वालिटेटिव टेक्निक के लिए। क्वालिटेटिव में प्रोजेक्टिव टेक्निक इनडायरेक्ट वे ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। डेप्थ इंटरव्यू है डायरेक्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो। प्रोजेक्टिव टेक्निक का मतलब हुआ ना, यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बट इनडायरेक्ट वे। यस मैम। तो क्वालिटेटिव में हमें इंफॉर्मेशन का क्वालिटी इनडायरेक्टली क्वालिटी अच्छा मिल सकता है बहुत सारे केसेस में, बट हमेशा नहीं। एसोसिएशन टेक्निक ये इसका तो एग्जैक्ट नहीं लग रहा। 18 का क्या है? Structured indirect form of questioning that encourages respondents project their underlying benefits aptitude. ये मैंने प्रोजेक्टिव मारा है इसमें। हाँ ये प्रोजेक्टिव ही होगा। दिस इज इनडायरेक्ट वे ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग ना, वही होगा। ठीक है इसका तो हो गया। The variation between the true means value in the population and the variable of that a variable of indirect and क्या लिखा है? मैंने मेजरमेंट एरर किया। जिसने वर्ड ऑब्जर्व लिखा है। ऑब्जर्व मीन वैल्यू obtained in sample in the research. अच्छा और क्या क्या सैम्पलिंग से क्या क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन अच्छा और सैम्पलिंग से ज्यादा मैम दिखा मुझे, हेट्रोजेनस होमोजेनस क्वेश्चन क्लस्टर। नंबर 1 से शुरू करें।
So scientific research can be described as systematic, empirical, both, none of them. Systematic, empirical. क्या दिया है इसमें? कौन सा क्वेश्चन है? So question number 1. 1 में मैं सिस्टमैटिक लिखा. Systematic. एम्पिरिकल कहीं डिस्कस नहीं हुआ तो इस चलते मैं नहीं किया. The first step in research process is प्रॉब्लम डेफिनेशन. develop hypothesis, develop research design and sampling design. Problem definition. The task involved in defining the research problem includes. इसमें ऑल ऑफ द अबव किया मैंने. Includes क्या word लिखे हैं? Includes which of the following. Which of the following? Secondary data task involved in defining the research problem. Secondary data analysis in इसमें क्या किया? All of the above. Yes ma'am. Research problems को define करने के लिए. Okay, focus group discussion. Because ये exploratory research का design है, so we have to define, then we need to explore. Secondary data analysis को define करने से modify कर सकते हैं. Focus group. Interview with expert. All of the above. Okay. Secondary data means Data already published. data already published, obtaining fresh data, both A and B. Qualitative research includes Both. case study. Okay, हाँ. Qualitative research में pilot survey. पायलट सर्वे तो होगा. केस स्टडी ये न मुझे थोड़ा डाउट था. Case studies. Exploratory का केस है ना. सैम्पलिंग तो अभी तक मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा. सैम्पलिंग का मैम सेकंड असाइनमेंट भेज रहा हूँ. उसमें बहुत ज्यादा ही है. जिस पोर्शन से ज्यादा कुछ आ रहा है पहले वो पोर्शन कवर कर लेना ना. यस मैम, सैम्पलिंग ही कर दे. सैम्पलिंग में क्वेश्चन ज्यादा है. क्योंकि ये सब जो है वो थियोरेटिकल पॉइंट्स है जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और यस मैम. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है. प्रिंट ऑफ रिसर्च. स्केलिंग से भी क्वेश्चन है. सैम्पलिंग स्केलिंग. अच्छा ठीक है, तो हम लोग उसी को कर लेंगे पहले, ज्यादा अच्छा. क्लासिफाई कंक्लूजन बोथ. ये सब तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसी से है, ज्यादा कुछ नहीं है उससे, है ना. यस मैम, वो तो ठीक है लेकिन सैम्पलिंग थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा था. हाँ सैम्पलिंग वाले भेजिए ना. Sample design in exploratory study, sample is drawn randomly. Sample is drawn non-randomly method. Either one, none of them. Longitudinal study. Different samples at different points of time. बुक तो आप लोगों को अभी नहीं मिली ना. बुक मिल गई मैम. मिल गई. यस मैम, चलो तब तो ठीक है. मेरे पास आ गई. कॉलेज से लिया. यस मैम. मैंने सेंड किया था. Which type of sampling is appropriate when the population consists of well-defined groups such that the elements within each group are heterogeneous and each group is representative of the whole population. Stratified मैम लेसन नंबर 8 सैम्पलिंग है मैम. sampling. यस मैम. क्या दिया है ऑब्जेक्टिव जो स्टडी करना है वो हमें. Probability, non-probability sampling. What's the type of error in sampling? How to determine the sampling size? इसके बाद वाला चैप्टर देखिए तो क्या है. सैम्पलिंग के बाद. हाँ जस्ट बाद.
डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग है मैम। अच्छा, तो सैम्पलिंग बस उसी में कवर किया है सारा। यस मैम, क्रॉस टेबुलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। कितना पेजेस है उसमें? सैम्पलिंग में मैम 106 से 125 तक है मैम। 125 तक बस? ये भी चैप्टर एक है मैम, मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक, लेसन 6। अच्छा, 7 है प्राइमरी डेटा, 8 है सैम्पलिंग। पहले सेकेंडरी डेटा कर रहा है, फिर प्राइमरी डेटा कर रहा है। ओके है ना, सेकेंडरी डेटा यस मैम। कर चुके हैं। प्राइमरी डेटा मैक्सिमम केसेस में तो सेकेंडरी डेटा ही अवेलेबल होगा हमारे पास। इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर आपका ठीक है, बिकॉज appropriate when the population consists of such that elements within the group सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए मैम, भाई आप ज्यादा ना बता homogeneous सकते। and between group are heterogeneous. So stratified, ठीक है। Measurement error. Collection of primary data is done using survey method, observation method. इसमें क्या आप श्योर हो? कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। कौन से क्वेश्चन नंबर में? क्वेश्चन नंबर 26 मैंने तो बहुत ही किया। सर्वे मेथड तो ये कंफर्म है, ऑब्जर्वेशन मेथड तो मैं सिर्फ ऐसे ही मार दिया। क्योंकि सर्वे से ही प्राइमरी डेटा कलेक्शन होता है। ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करना शायद नहीं है, मुझे लगता। Pilot study to assess the variance in a variable is done by convenience sampling, quota sampling, judgment sampling, simple random sampling. Generally ये मुझे समझ ही नहीं आया था, कोटा, जजमेंट, ये जो सब पायलट, अच्छा ये बुक में देखा मैंने, लेकिन वर्ड थोड़ा सा अजब था। ये सैम्पलिंग समझिए, ये सैम्पलिंग टेक्निक है। जैसे देखो, ये सैम्पलिंग टेक्निक को समझने के लिए सबसे कुछ एक टर्म है पहले, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जहाँ प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो वहाँ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आता है, जहाँ नहीं इन्वॉल्व वहाँ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आता है। प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में 10 लोग हैं, 10 में से किसी एक का सिलेक्शन करना है हमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ 1 यूनिट 1 स्टूडेंट इज 1/10। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है। जहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता हो, ऐसा कोई केस या फिर और कोई भी केस जहाँ आपके पास ये ऑप्शन ना, तो हम लोग नहीं यूज कर सकते। मतलब की टर्म वहाँ जहाँ इन्वॉल्व हो सकता है वहीं, जैसे 100 लोग हैं, मान लो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पता है, तो आप कोई भी एक किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन का या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के सिलेक्शन की बात करें तो 1/इतना वो है, वो प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। लेकिन हर केस में ये प्रोबेबिलिटी पता चलना पॉसिबल नहीं होता। उसी सैम्पलिंग में, जैसे देखो सैम्पलिंग को हम लोग बहुत पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जो मैंने अभी आपको ये टेक्निक बताया, जो अभी आपको एक टेक्निक बताया कि 10 में से हम किसी एक का सिलेक्शन करेंगे, तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है। पूरे कॉलेज से किसी एक का सिलेक्शन, पूरे कम्युनिटी से किसी एक का सिलेक्शन, तो ये इस तरह का जो सिलेक्शन है दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जहां आपको पहले से लिस्ट पता होता है कि इतने लोग हैं और इनमें से इतने का सिलेक्शन करना है। एक का जरूरी नहीं है, आप 10 का लो, 20 का लो, 50 का लो, जितने का भी सिलेक्शन कर रहे हो, लेकिन नंबर पहले से डिफाइंड है कि 50 लोग हैं, 10 लोग हैं, 2 लोग हैं। अब उसमें से जैसे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो हम डिफाइन करते हैं, तो हमें पता है आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो वो जो सिलेक्शन होता है जिसमें हम इसे लिस्ट अप कर सकते हैं, जैसे शॉप 50 शॉप है, 50 शॉप का लिस्ट है हमारे पास, कोई एक इंसान गया, उस 50 में से किसी एक शॉप से मेडिसिन लेने वाला है, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस तरह का सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक हो गया। अब इसी में देखो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, जब हम स्ट्रेटिफाइड की बात करते हैं तो हम उसमें डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपके कॉलेज में
अलग अलग कोर्सेज हैं, तो हर अब ओपिनियन, मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया था कि अलग अलग, अगर हमें पूरे कॉलेज का ओवरऑल रिस्पॉन्स देखना है तो किसी एक डिपार्टमेंट से हम बात करें, या फिर किसी एक रैंडम सिलेक्शन से हम कोई भी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट कर ले, 10 20 50 लोगों को सेलेक्ट कर लें, और हो सकता है जहाँ से हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो 10 लोग एक ही डिपार्टमेंट के हों, तो हमारे पास जो ओपिनियन आएगा वो किसी एक डिपार्टमेंट का आएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हर डिपार्टमेंट से 10 लोगों का सिलेक्शन कर लें, या फिर ऐसा करें कि जितना पॉपुलेशन है, मान लो किसी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, किसी का पॉपुलेशन बहुत कम हो, तो जिसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ 100 स्टूडेंट है, वहाँ से हम 2-3 लोगों का सिलेक्शन करें, और जहाँ कम स्टूडेंट है वहाँ से 1 लोगों का सिलेक्शन करें, 1 या 2, मतलब अकॉर्डिंग टू जो सिलेक्शन है वो पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं, और हर डिपार्टमेंट से सेलेक्ट कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट से जब हम सिलेक्शन करेंगे, जैसे अगर मान लो हमको इंडिया का कुछ ओपिनियन जानना है, तो हर स्टेट का 10 लोग अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें हर स्टेट का कंडीशन, ओपिनियन में वेरिएशन सब समझ में आ जाएगा। तो अगर ये क्लासिफिकेशन हम करने के बाद अगर सिलेक्शन करते हैं, देन दैट काइंड ऑफ सिलेक्शन इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। आप सैंपल ले रहे हैं, आपको सैंपल लेना है, 50 लोगों से ऑब्जर्वेशन ले रहा है, मान लो 50, हमारे यहाँ 29 स्टेट्स है, और हम मान लीजिए हर 29 स्टेट से आप 2-2 लोगों का सिलेक्शन कर रहे हो, 2-2 लोगों को से ओपिनियन पूछ रहे हो, किसी प्रोडक्ट के सेल का जो रिस्पॉन्स है या फिर किसी चीज़ का, वो आप पूछ रहे हैं। तो अब आपने क्या किया, हर स्टेट को इक्वल चांस दिया, और ऐसा कर सकते थे किसी एक ही स्टेट में चले जाओ, वहां से ही 50 लोगों का ले लो ओपिनियन, वहां से ही 60 लोगों का ओपिनियन ले लो, तब आपको ओपिनियन क्या मिला, उस प्लेस पे बेस्ड मिल गया। अब यहाँ पे सबका पार्टिसिपेशन है, हर स्टेट का कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन है, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा सैंपल है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। और सैंपल क्या है, पहले तो ये सवाल आता है, सैंपल क्या है, पूरा पॉपुलेशन आपको जो जानना है उसका एक पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो कि रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन, पूरा का पूरा पॉपुलेशन आप स्टडी कर सकते हो, पूरे इंडिया के हर इंसान का ओपिनियन लेना क्या पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं, जितना हमसे पॉसिबल है, जितना हम टाइम दे सकते हैं, जितना हम एफर्ट लगा सकते हैं। अब उसमें भी हमको स्मार्ट स्ट्रेटेजी कुछ अपनानी पड़ेगी, तो सेगमेंटेशन कर दिया, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज हमेशा नहीं हो सकता, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता है, तो वैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज से हम हर 5 लोगों का ओपिनियन जान रहे हैं, फिर उसके बेसिस पे रिजल्ट निकाल रहे हैं। सो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग वो होता है। एक होता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, फिर होता है कोटा सैम्पलिंग, और भी बहुत सारा सैम्पलिंग टेक्निक है जो कि आपका रिजल्ट देता है। कोटा सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है। जैसे देखिए, सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपने हर ये को डिफाइन किया है, ब्रेक किया है अलग अलग सेगमेंटेशन में, उसके बाद हर सेगमेंट से कुछ सिलेक्शन का चांस होगा किसी पर्टिकुलर स्टेट से। मान लें पर्टिकुलर स्टेट का जो पॉपुलेशन है उसमें से आपने 10 लोगों का सिलेक्शन किया, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी फिर भी मिल जाएगी। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है वो भी एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। उसके बाद आपका आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या करते हैं, सब कुछ सिस्टम से चल रहा है, कोई एक सिलेक्शन रैंडम ले लो क्लास में, जैसे मान लो हमने क्लास में जैसे ही क्लास में एंटर करें, रोल नंबर 10 सपोज फ्रंट पेज पे है, तो मैंने उसका सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद एक फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस कंसिडर कर लिए, कुछ भी 5 10 15 कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद उसका जितना भी मल्टीपल होगा, हम सारा का सिलेक्शन कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए 10 फर्स्ट यूनिट था हमारा, फर्स्ट यूनिट का सिलेक्शन जो कि हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। रैंडमली मीन्स वही सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक उठा के ले आइए, एक रैंडम सिलेक्शन किया, उस रैंडम सिलेक्शन के बाद एक फिक्स कांस्टेंट के मल्टीपल में हम जितने भी फैक्टर्स चाहें ले सकते हैं। क्लास में अगर 100 स्टूडेंट है तो फर्स्ट जो हमने सैंपल लिया वो 10th था, 10 का 10 मल्टीपल लेके चले जाओ, 10th ऑब्जर्वेशन, देन 20th ऑब्जर्वेशन, देन 30th ऑब्जर्वेशन, जिसका रोल नंबर 10 20 30 40 50 60 70 80
इस तरह से आता चला जाएगा, वो सारा का सारा जो है हमारा सैंपल का पोर्शन होगा, मतलब उसका हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, उसका ओपिनियन कंसिडर करेंगे। बाकी लोगों का ओपिनियन कंसिडर नहीं कर रहे, बाकी लोगों का ओपिनियन कंसिडर नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम पूरे सैंपल हम पूरे पॉपुलेशन का ओपिनियन कंसिडर नहीं कर सकते, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, उतना एफर्ट नहीं है। और हम लोगों के पास उतना, जब भी हम सैंपल की बात करते हैं ना, तो कभी भी, जैसे मान लीजिए सैंपल टर्म कुछ ऐसा है, आपको चावल खरीदना है, ठीक है, अब गोदाम गए हैं, चावल का बोरी देख रहे हैं, तो क्या सारे चावल को एक एक देख सकते हो तुम? नो मैम। हर चावल का एक एक ऑब्जर्वेशन देख और फिर हम डिसाइड करेंगे खरीदने वाले हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसका ओपिनियन मैटर करेगा, कंसिडर करेंगे, उसके बेसिस पे बाकी के लिए भी ओपिनियन हम लेंगे। यही है हमारा ऑप्शन, और कोई ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि सबसे तो बात करना संभव ही नहीं है, हर एक इंसान से बात करना ही पॉसिबल नहीं है। तो जब भी सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, वो इसीलिए आता है बिकॉज वी आर अनेबल टू स्टडी द होल पॉपुलेशन। इसका एक एग्जांपल ये भी है, कभी कभी सैंपल जो होता है बहुत डिस्ट्रक्टिव भी होता है। जैसे मान लीजिए हमने वॉर होने वाला है और हमने बॉम्ब बनाया, ठीक है, अगर बॉम्ब बना रहे हैं तो हम चेक करते हैं द डिस्ट्रक्शन पावर ऑफ दैट बॉम्ब। वो बॉम्ब का अगर डिस्ट्रक्शन पावर हमें चेक करना है, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो बॉम्ब हम कहीं ना कहीं उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करके देखते हैं, उसका क्या एक्सप्लोजन होना है, क्या डैमेज कर रहा है वो। तो पहले तो हमें ये चेक करना होगा। अब बॉम्ब फोड़ के जाके देखने वाले हैं कि क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो क्या सारा का सारा बॉम्ब आप अप्लाई करके देखोगे? तो एक्चुअल वॉर जब होगा तो क्या आप उसको मतलब उसके लिए तो फिर हमारे पास बॉम्ब ही नहीं बचेगा, है पॉसिबल? एक भी बॉम्ब नहीं है। इन दैट केस हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं होता बहुत सारे केसेस में कि हम पूरे पॉपुलेशन को एक बार देखें, एक बार कंसिडर करें और उसका पूरा स्टडी करें। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका डिस्ट्रक्शन पावर, जहाँ भी एक्सप्लोसिव थिंग्स हो और जहाँ ऐसा रिस्क वाला फैक्टर होता है, तो उस केस में हम सारा का सारा अप्लाई करके नहीं देख सकते। जब हम अप्लाई करके नहीं देख सकते तो क्या करेंगे, हम सैंपल्स को ही अप्लाई करके देखेंगे। दो चार बॉम्ब मार के देख रहे हैं क्या इम्पैक्ट आ रहा है, अब यस। बेसिस पे हम जजमेंट करेंगे। तो यही चीज होता है, जब भी आप पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, देन गो विथ सैंपल। हालांकि ये भी हम मानते हैं, ये टेक्निक, ये तरीका जो भी है सैंपल वाला, वो 100% एक्यूरेट नहीं है। लेकिन क्या अगर हम डिस्ट्रक्शन पावर वाला चेक करने की तरह की बात करें, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है किसी तरह कि आप बिना पूरा का पूरा सैंपल आप अप्लाई ही कर लो और चेक कर लो? पॉसिबल ही नहीं है। यू हैव टू गो विथ सैंपल, यू हैव नो ऑप्शन, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो उस केस में क्या करते हैं, जहाँ टाइम मनी इफर्ट की बात होती है, वो रिड्यूस करने के लिए भी हम सैंपल का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे कॉलेज का एडमिशन का ही बात कर ले, अगर कॉलेज में एडमिशन की बात करें, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप सपोज जाते हो पूछने के लिए, उसी में से किसी ने कह दिया कि मुझे जानना है कैसा कॉलेज है, क्या कोर्सेज हैं, जैसा कोर्स का स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह जो भी जानना है। तो आप एक ओपिनियन एक स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, उसने कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव कुछ भी अपना कहा, किसी और ओपिनियन स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, वो भी अपना कुछ ओपिनियन देगा। क्या ये पॉसिबल है कि आप एडमिशन लेने से पहले ईच एंड एवरी स्टूडेंट से ओपिनियन मांगे और वो आपको अपना ओपिनियन दे? नो मैम। नहीं। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? हर उस सिचुएशन में जहां आप पूरे पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं कर सकते, वहीं आप सैंपल से जाते हैं और सैंपल के बेसिस पे सैंपल का जो सिलेक्शन आप कर रहे हैं, यहाँ पे ये तो पहले सैंपल हो गया, और सैंपल के बाद जो आप सैंपल सिलेक्शन का टेक्निक ढूंढ रहे हैं, दैट टेक्निक इज ऑल सैम्पलिंग टेक्निक। जो आप सैंपल, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, ये सारा उसमें आता है। सारा का सारा जितना भी ये सारा सैम्पलिंग टेक्निक, आपने ये डिसाइड कर लिया, यू हैव टू गो विथ सैंपल, देन ये ऑप्शंस आपके पास है कि आप ये सारे सैंपल्स कंसिडर कर सको, जिसमें सबसे बेटर ऑप्शन माना जाता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को।
उससे थोड़ा इफेक्टिव है वो सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, बेस्ट सूटेड जो ऑप्शन है हेट्रोजेनिटी और होमोजेनिटी में, बट सबसे बेस्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही है। लेकिन सर्टिफाइड बेटर हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जहाँ मैंने बोला ना डिपार्टमेंट वाइज आप डिवाइड कर सकते हो, तब आप सर्टिफाइड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड नहीं कर सकते, सेगमेंटेशन जैसे इंडिया को अगर स्टेट वाइज डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप सर्टिफाइड का यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसमें क्या करना होता है, यू हैव टू डिवाइड द होल पॉपुलेशन इन हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस ग्रुप। सो ऑल होमोजीनियस यूनिट जो है वो एक साइड आ जाएगा उस सेगमेंट में, जो इसका कोई भी क्राइटेरिया हो। जैसे डिपार्टमेंट कॉलेज में हम डिपार्टमेंट वाइज कंसिडर कर रहे हैं, सबका कोर्स स्ट्रक्चर अलग होगा, सबका टीचिंग वो वे डिफरेंट होगा, तो ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है। तो अगर आप वेरिएशन हेट्रोजेनिटी और होमोजेनिटी में डिवाइड कर सकते हैं, देन आप स्ट्रेटिफाइड में स्विच कर सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही होता है। जो मैंने आपको बोरी का चावल वाला सिलेक्शन कहा, जैसे आप चावल लेने वाले हो, वो हर एक चावल को नहीं चेक कर सकते, तो आप क्या करना है, एक क्लस्टर उठाया और उसके बेसिस पे चेक कर रहे हैं, चावल का एक मुट्ठी उठा के देख रहे हैं कितना है कैसा है, और उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, देन दैट इज ऑल्सो ए वे ऑफ सैम्पलिंग। उसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं, जिसमें आप क्लस्टर में कुछ ले रहे हैं। क्लस्टर क्या होता है, गुच्छा। एक क्लस्टर में आप ले रहे हो सैंपल और उसके बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो कि पूरा का पूरा सैंपल का सिलेक्शन आपको, पूरे पॉपुलेशन का सिलेक्शन आपको करना है या नहीं करना है। तो ये एक तरीका है। फिर एक तरीका होता है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो पर्पसफुली किया गया हो डिजाइन। जैसे मान लो आपको पटना का पेट्रोल पंप का जो सेल है वो जानना है, तो आपके पास पूरे पटना का पेट्रोल पंप का लिस्ट तो पहले से है नहीं। आप कुछ 2 4 10 पटना के पेट्रोल पंप पे गए, उसका क्या सेल हो रहा है रोज, वो चेक करना चाह रहे हो। आपने क्या किया, अपनी मर्जी से और अपना पर्पस पूरा करने के लिए कुछ सिलेक्शन अपनी मर्जी से ले सकते हैं। हो सकता है आप जो पेट्रोल पंप का सिलेक्शन कर रहे हो वो घर के आसपास हो, कॉलेज के आसपास हो, आपने इसलिए वो सिलेक्शन कर लिया। लेकिन ऐसा बहुत सारा पेट्रोल पंप होगा जिसका आप सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं और जिसमें आपको लिस्ट अप भी नहीं किए हुए हैं। अगर आपने देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, पर्पसिव और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर सारे के सारे पेट्रोल पंप का लिस्ट आपके पास है, पूरे पटना का सारा लिस्ट अप कर लो, पेट्रोल पंप कितने हैं, किस एरिया में है, उसका कोडिंग कर लीजिए नंबर 1 एरिया वाइज 1 2 3 4 10 20 50 सिलेक्शन। अब आपके पास लिस्ट है, उस लिस्ट से घर में बैठ के आप सिलेक्शन कर रहे हो, 1 2 3 4 काउंट कर रहे हो और उसमें से किसी 1 2 4 का सिलेक्शन कर रहे हो रैंडमली। ये बिना सोचे कि कौन सा आपके घर के पास है, कौन सा आपके कॉलेज के पास है, कौन सा आपका आसपास रहता है, मतलब जहाँ आप विजिट करते हो आपके फ्रेंड के घर के आसपास है, ये बिना सोचे समझे आपने रैंडम सिलेक्शन कर लिया है। जैसे होता है ना, आंख बंद करके किसी को किसी एक पे हाथ रखिए और उसका सिलेक्शन कर लीजिए, लाइक वैसा। तो वो अगर सिलेक्शन कर रहा है विथ लिस्टिंग अप, तब वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगा। और आप जस्ट रैंडमली जाके 2 4 10 अगर पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, वहाँ का डेटा ले रहे हैं, तो वो जो सैंपल का सिलेक्शन है दैट इज पर्पसिव। जो आपने सिर्फ पर्पस के लिए, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपको उसका डेटा लेना था, तो आपने लिया है सिर्फ इसके लिए, तो वो पर्पसिव सैम्पलिंग हो जाएगा। लेकिन पर्पसिव सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं होता, क्योंकि उसमें आपने सिलेक्शन के चांसेस नहीं देखे, पूरा लिस्ट अप आपके पास नहीं है, किसी एक के पेट्रोल पंप का सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी, जो आपके घर के आसपास जो पेट्रोल पंप है उसका सिलेक्शन का चांस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो आपसे आपके घर से दूर है ना। यस मैम। क्योंकि वो आपके घर के आसपास नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं होती। प्रोबेबिलिटी जहाँ पे आप प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर अप्लाई कर सकते हो, वो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये है। ठीक है,
इसी तरह कोटा सैम्पलिंग में भी है, डिवाइड कर देते हैं हम अलग अलग कोटा में, उसके बाद उससे सैंपल्स लेते हैं। तो इस तरह का अगर सैंपल आता है ना, तो वो आपको सैम्पलिंग नॉन मतलब टेक्निक देखना पड़ेगा। अब देखो, इसके बाद पहले वो सारा सैम्पलिंग टेक्निक तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, उसके बाद एक टर्म आता है जो आपका जिससे रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि हमने लिया क्या है, सैंपल, पूरा का पूरा पॉपुलेशन हम स्टडी कर नहीं रहे हैं। जब हम पूरा का पूरा पॉपुलेशन स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो ये हो सकता है जो ओपिनियन हमने लिया है वो ओपिनियन बहुत रिलायबल ना हो, क्योंकि आपने कुछ सैंपल को लिया है, और जो सैंपल लिया है, जो नंबर ऑफ सैंपल मान लो 50 लोग हैं, उसमें से आपने 5 ने का ओपिनियन लिया है, तो बाकी के 45 लोग हैं जिनका आपने ओपिनियन नहीं लिया, और वो मेजर पोर्शन है उस पॉपुलेशन का। तो जो आप इग्नोर कर रहे हो वो भी बहुत लार्ज है। तो हम जो रिजल्ट तक पहुंचने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा। नहीं होगा। बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, देन हमारे पास क्या है, कहीं ना कहीं तो हम एरर कमिट कर रहे हैं। यस मैम। तो अगर हम एरर कमिट कर रहे हैं और वो बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक हो रहा है, देन दैट काइंड ऑफ एरर इज नोन एज सैम्पलिंग एरर। सैंपल। और अगर वही चीज आपने कंप्लीट सेंसस लिया, जैसे कंप्लीट सेंसस का बेस्ट ऑप्शन हमारे यहाँ जो सेंसस होता है हर 10 साल पे भारत सरकार का, वो याद कर लो। उसमें भी एक्यूरेट डेटा का ऑप्शन नहीं होता। जैसे बहुत सारा के घर में आप डेटा लेने जा गए तो वो वहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे। यस। हमारे यहाँ जो जो भी टेक्निक हम लेते हैं उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ, या फिर डेटा कलेक्शन कर लिया तो कहीं रख दिए पेपर पे, पेपर पानी में डूब गया, सारा रिटर्न डेटा मिट गया, डिलीट हो गया, या फिर हम किसी वजह से हमारे पास नहीं मिल पाया, या फिर मान लो कभी कुछ ऐसा है एरिया है जो फंसा हुआ है तो हम वहाँ नहीं जा पाए, वहाँ से ऑब्जर्वेशन नहीं ले पाए। तो नॉन मतलब जब आप सैंपल पूरा का पूरा सेंसस भी ले रहे हैं, तब भी जैसे मान लीजिए सबका ओपिनियन ले रहे हैं, तो बहुत सारा ऐसा ओपिनियन मिलेगा जिससे आप कुछ कंक्लूजन पे ही नहीं पहुंच पाओगे, और बहुत सारे केसेस में होगा जो अपना ओपिनियन देना ही नहीं चाहेगा। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट सेंसस अगर आप यूज कर रहे हैं, पूरा पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं, तब भी आप बहुत इफेक्टिव रिजल्ट पे आ जाएंगे, लेकिन आ सकते हैं। मतलब हम ये यस मैम। ज्यादा चांसेस है कि अगर आप पॉपुलेशन पूरा का पूरा स्टडी कर रहे हैं तो ज्यादा चांसेस है कि आप कहीं ना कहीं मतलब क्या कहा जाए, इफेक्टिव कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, लेकिन हर केस में वो भी नहीं कर सकते। तो आपके पास दोनों केसेस होने वाले हैं, सैम्पलिंग एरर भी आएगा और नॉन सैम्पलिंग एरर भी होगा। अगर आप कंप्लीट सेंसस कर रहे हैं तब भी एरर नहीं होगा, ये मत मान के चलो, उसमें भी एरर आने वाला है, और सैंपल लेके चल रहे हो तब तो एरर आ रहा है, वो तो लॉजिकल ही है, क्योंकि वी आर इग्नोरिंग मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, और मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन अगर इग्नोर कर रहे हैं तो एरर नहीं हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इन दोनों में जब हम सैम्पलिंग एरर ले रहे हैं तो सैम्पलिंग एरर में और एरर आ जाता है, सैम्पलिंग एरर का इफेक्ट रहेगा वो भी रहेगा, और कभी कभी नॉन सैम्पलिंग एरर भी मिक्स हो सकता है। जैसे आपने पूछा ऑब्जर्वेशन लिया, लेकिन जिसका सिलेक्शन आपने किया उसने बहुत अच्छा इफेक्टिव ओपिनियन कुछ नहीं दिया, या फिर देने से मना कर दे, नॉन रिस्पोंडेंट कहते हैं कभी कभी। तो इस तरह का भी हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर दोनों साथ में राइज होगा, और कभी कभी दोनों सिर्फ अलग अलग ही रहेगा। तो अभी देखिए, क्योंकि पहले तो हम ये मान लेते हैं कि अगर हम सैंपल लेके चल रहे हैं तो एरर बिना एरर हो, सॉरी एरर ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वी आर इग्नोरिंग वन ऑफ द क्या, यस। पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने 50 में से 5 का ओपिनियन लिया, तो 45 तो वो लोग हैं जिसका मैंने ओपिनियन नहीं लिया, नहीं लिया। और तो एरर तो होना है, ये तो डेफिनेट है। यस। लेकिन हम 50 के 50 का भी ओपिनियन ले ले, बहुत सारे केसेस में ये भी पॉसिबल नहीं होता। अब इस पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है, आपके पास टाइम फैक्टर कितना है, मनी कितना है, आप इतना कितना एफर्ट लगा सकते हो, आप कितना रिस्क ले सकते हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपको डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है या मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, टाइम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पे भी ये डिपेंड करता है।
अब इन सारे फैक्टर्स को जब हम एक साथ लाएंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें सैंपल के थ्रू जाना चाहिए, पॉपुलेशन के थ्रू जाना चाहिए। हमारे लिए अगर एरर है तो उस एरर को रिमूव कैसे करें, रिमूविंग टेक्निक, और ये सारा फैक्टर स्टडी करना, ये सब कुछ आपका इन्वॉल्व हो जाता है सैम्पलिंग टेक्निक में। और ये पूरा का पूरा एक कहा जाए एक सैंपल सर्वे जो आप करते हैं, और ये सैंपल सर्वे का टेक्निक है, जितना भी सैम्पलिंग मेथड है, दैट ऑल इज अ वे ऑफ सैंपल सर्वे। मतलब आप एक सैंपल के जहाँ भी आप देखो, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, जो हमने डेटा स्टडी किया, कहीं भी डेटा स्टडी कर रहे हैं, हम उस डेटा स्टडी को सर्वे स्टडी ही मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी फैमिली हेल्थ सर्वे वगैरह होता है, तो क्या कंडीशन है, तो वो डेटा हमें मिला है पूरे के पूरे इंडिया का नहीं मिलता, कुछ प्लेसेस का मिलता है। तो जहाँ आप सेकेंडरी डेटा ले रहे हो, जैसे मान लीजिए किसी पॉपुलेशन, जैसे हम लोग लास्ट डे डिस्कस कर रहे थे ना कोरोना केसेस का, अगर मान लीजिए किसी पॉपुलेशन से डेटा ले रहे हैं, सॉरी हॉस्पिटल से डेटा ले रहे हैं, और उस डेटा को स्टडी करना है, क्या इम्पैक्ट है, कैसा है, कितने लोग हैं, तो हम एक दो हॉस्पिटल गए हैं, उससे डेटा लिए हैं, तो पूरा का पूरा भारत का हॉस्पिटल का डेटा तो हमारे पास है नहीं। जब भारत का हॉस्पिटल का डेटा नहीं है, तो हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं, सैंपल का स्टडी कर रहे हैं। तो जितना भी सर्वे टेक्निक है, जो भी सर्वे होता है, रिसर्च होते हैं, वो कभी भी पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे बेस्ड नहीं होता, ये मान के चलो, क्योंकि पूरा पॉपुलेशन हमें मिलता ही नहीं है। और जितना हमें रिसर्च करने के लिए टाइम चाहिए, जितना हमें, क्योंकि हमारे पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम है, हम 2 साल 4 साल रिसर्च करेंगे, 6 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं, पूरी ज़िंदगी एक रिसर्च करने में तो लगा नहीं रहे, एक पर्टिकुलर स्टडी, एक पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करने में उतना लगा नहीं रहे। तो हमारे पास जब भी जो स्टडी मिलेगा, वो सर्वे ही मिलेगा, मतलब सैंपल के थ्रू ही स्टडी करना है। अब सैंपल के थ्रू जब स्टडी करोगे, तब इसमें भी दो बात होगी, या तो आप डेटा जो लोगे वो डायरेक्टली लोगे या इनडायरेक्टली लोगे, मतलब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा जो मिला है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे सर्वे का कौन सा। पहले तो डेटा कलेक्शन, ये जो सर्वे मेथड है ना, जो सैंपल सर्वे है, Yes, ma'am. जो आप सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, वो डेटा कलेक्शन का मेथड है। डेटा कलेक्शन का मेथड है, मीन आप जब डेटा कलेक्शन करेंगे, उसके पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हो। जैसे आप ये जो क्या बोलते हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स अगर हमने, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो कोविड-19 के पेशेंट हैं, अगर हम उसका सिलेक्शन करें, हमारा सैंपल कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है, उससे लोग कितने कैसे अफेक्टेड हुए हैं, वो डेटा देखना है, क्या कंडीशन है, क्या इम्प्रूवमेंट है, अगर ये स्टडी करना है, हमारा स्टडी जो है वो ये है, तो हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स ले रहे हैं, वहां से सिलेक्शन कर रहे हैं। नहीं तो मान लीजिए आपने कोई एक हॉस्पिटल लिया, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल अपनी मर्जी से चूज कर लो। अब उसके बेसिस पे जो स्टडी करोगे आप, हो सकता है जो आपने हॉस्पिटल का सिलेक्शन किया है, वहाँ इम्प्रूवमेंट रेट ज़्यादा हो, वहाँ पेशेंट्स कम हो, या फिर पेशेंट्स ज़्यादा हो, कोई भी केस राइज हो सकता है। इम्प्रूवमेंट का रेट बहुत ज़्यादा हो या इम्प्रूवमेंट का रेट बहुत कम हो, या फिर मॉडरेट भी हो सकता है। तो आपने जो स्टडी किया वो सिर्फ उस हॉस्पिटल के लिए वो स्टडी वैलिड है, पूरे पटना के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए नहीं। लेकिन अगर आपको अपने स्टडी को ऑथेंटिक बनाना है और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है, तो पटना के अलग अलग पार्ट से डिफरेंट हॉस्पिटल लोगे। ये सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से लोग जब वो ले लोगे आप, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं पूरे पटना के लिए उस कंक्लूजन निकाला जा सकता है। नहीं तो आपने एक ही हॉस्पिटल लिया, उसके रेफरेंस में पूरे पटना को जनरलाइज कर रहे हैं, तो वो भी रिजल्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही रेफरेंस लिया है। एक के रेफरेंस के बेसिस पे हम पूरा का पूरा पटना का कंक्लूजन कैसे दे सकते हैं। हमारे पास 100 200 400 हॉस्पिटल है, अगर 400 हॉस्पिटल है तो 400 के हॉस्पिटल भी अगर हम माने, तो कम से कम 50 हॉस्पिटल नहीं तो 10 हॉस्पिटल भी अगर मेजर हॉस्पिटल ले जहाँ इसका ट्रीटमेंट हो रहा हो, तो हम वो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक के बेसिस पे करेंगे तो हम नहीं कर सकते। तो अभी तक जो
हम लोग पढ़ रहे थे ना जो शुरुआत में, बस टेक्निक कैसा है, डिजाइन, सेकेंडरी डेटा क्या है, प्राइमरी डेटा क्या है, बस इतना पढ़ रहे थे। अब ये कि हमें जो डेटा कलेक्ट करना है वो कैसे कलेक्ट करना है, और वैसे क्यों जैसे हम कर रहे हैं वो क्यों करना है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे स्टडी पे, उस इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम सिलेक्शन अपने अकॉर्डिंग करते हैं। और सिलेक्शन का प्रोसेस जितना अच्छा होगा रिजल्ट उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो हम लोग ये जो पूरा सैम्पलिंग सर्वे में पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ते हैं कि आप कैसे और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे स्टडी पे, Yes. समझे। इसलिए ये सारा जो टेक्निक है वो आपका एरर और वो वाला टर्म जो है वो उसी पे रिलेटेड डिपेंडेंट है। Yes. क्वेश्चंस और क्या क्या था? Yes, ma'am. क्वेश्चंस और क्या क्या था आपका? एरर से रिलेटेड और वैलिडिटी। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग ना एक नेक्स्ट डे इसी का सारा कुछ कर लेते हैं, ज़्यादा Yes, ma'am. जो इधर टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। Yes. ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अच्छा, ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही बना के भेजना होता है या फिर मतलब कुछ उसका फॉर्मेट है? इस फॉर्मेट नहीं मैम, वो ऑनलाइन ही है। मैं लिख लेता हूँ, राइट डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट से में मेरा बहुत ज्यादा गलती हो गया था, क्योंकि मैं ठीक कुछ और करना चाह रहा था, वो और क्लिक हो जाता था हमसे। ऑनलाइन मतलब ये सारा मतलब आप पैटर्न सब सेम है, ऑप्शन भी है, साइड में एक सर्कल को फिल करना होता है। अच्छा, और कभी भी मतलब अभी से लेके कभी तक 30 जून तक कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं सबमिट से पहले। हर सबमिशन से असाइनमेंट के बाद सबमिशन का ही आता है एक नीचे में, वो अच्छा, सबमिशन के से पहले करना। मतलब अगर सबमिट कर दिए तो वो फाइनल चेंज नहीं सबमिट कर पाएंगे फिर। फिर वो चेंज नहीं होगा? यस मैम, आंसर चेंज करने का भी है। अच्छा, चेंज करने का ऑप्शन है, यस मैम। मतलब अनटिल आप सबमिट करो तब। हाँ यस। तब तो फिर एक ही बार फाइनल सबमिशन करना होगा ना? यस मैम, तो एक ही बार करता हूँ, मैं पूरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, पूरा पहले ही सारा सेटिस्फाई बना हो के जाऊंगा सब मैं, करके उसके उसके बाद बाद ही मैं सबमिट करता हूँ। लास्ट ईयर में 5-6 क्वेश्चन यूं ही गलत हो गया, इसमें इसलिए। ना तो इस तरह का तो इसमें तो मार्क्स छोड़ना अच्छी बात नहीं है, मतलब कोई रिस्क लेना ही नहीं है। यस मैम, इसलिए मैं थोड़ा मेहनत लगता है, मैं पूरा कॉपी में राइट डाउन कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं अपने से। अच्छा आइडिया, सारा करके अपना लिस्ट करके एक बार बना लो। यस। टोटल कितना 40 क्वेश्चंस है? यस मैम, 2 असाइनमेंट है 2020 का। 40 क्वेश्चन, यस। ठीक है। तो हम लोग ना नेक्स्ट डे सैम्पलिंग टेक्निक ही पढ़ लेते हैं और फिर वो कर लेते हैं, और आपका हुआ क्वालिटेटिव वाला तो वो भी देख लेंगे अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो। ना, एक ऑब्जर्वेशन से भी एक दो क्वेश्चन है। ऑब्जर्वेशन, यस। ठीक है, तो फिर हम वो उसको, सैम्पलिंग ही करना हम लोग को ज्यादा ही बेस्ट रहेगा। हाँ सैम्पलिंग से ज़्यादा है तो वही ऑप्शन करना चाहिए। यस। वैसे वैसे इधर भी अगर हम लोग जैसे कुछ टर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे एडवांस, मैंने कहा ना सारा कुछ पॉइंट वाइज करते चले जाओ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना जो बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखी हुई हैं, यस। डिटेल नहीं पढ़ना होता, वो टर्म्स समझना होता है। अब 10 पेज एक ही चीज़ पे लिखा हुआ है वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इतना कुछ कर उसको। ठीक है, तो हम लोग ना सैम्पल सर्वे वाला कर लेंगे नेक्स्ट डे, और जो भी है वो एक बार, क्योंकि ऐसे तो डिस्कस करने से होता है, पॉइंट वाइज डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा होता है, यस मैम। आंसर ज़्यादा बेटर आ जाता है ना। यस मैम, ये तो एक अच्छा बार है। रीड आउट करने से ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना आंसर। और सामने रहेगा तो मैं रीड आउट किया बुक से, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा टफ था। वो थोड़ा उसका ना, यस मैम, तो वो क्लियर कट एकदम नहीं सॉल्यूशन मिल पा रहा था। वो स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज होता है और सैम्पल सर्वे स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, तो वो थोड़ा अलग होता है। यस मैम, इसीलिए मैं ठीक है, उसको हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
नहीं, मैं अभी तो मैं एब्सेंट नहीं हुआ हूँ बहुत दिन से। नहीं। आप एक्सेल पे बनाते हो ना? हाँ, इस वीक का तो पूरा था, लास्ट वीक का इनफैक्ट आप ही का पूरा था बस।